इस वीडियो के अंदर हम फोर्सेस एंड मोशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब फोर्सेस एंड मोशंस के अंदर सबसे पहले हम मास की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इन सब में एक मास का अमल दखल होता है। फोर्स भी मास के ऊपर लगेगी और मोशन भी ज़ाहिर बात है मास को ही आता है, इसलिए हम पहले मास पढ़ते हैं। मास एक अमाउंट है मैटर का जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसकी मैटर की जो क्वांटिटी प्रेजेंट है उसको हम मास कहते हैं। इसके अंदर जो भी मैटर की क्वांटिटी प्रेजेंट है, सारी की सारी मैटर की क्वांटिटी को मिला के जो हमें वैल्यू मिलेगा वो हमें मास कहलाया जाएगा। और मास को हम मेजर करते हैं ग्राम्स में, किलोग्राम्स में और मिलीग्राम्स में। और मास को तोलने के लिए और वज़न को यानी कि मास को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैलेंस स्केल टू मेजर द मास। इस किस्म की जो बैलेंस स्केल होती हैं, तराजू होती हैं, वो हम मास को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आपकी जो फोर्स है वो फोर्स या तो पुश होती है या जो फोर्स है वो पुल होती है। तो फोर्स पुश और पुल का नाम है। इस तरह आप ये देखें कि ये डॉग फोर्स दे रहा है आगे की जानिब, लेकिन दिस पर्सन इज़ गिविंग पुलिंग फोर्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। तो दो किस्म की फोर्सेस हुई, एक जगह आपकी ये पुशिंग आगे की तरफ और दूसरी तरफ ये पुलिंग पीछे की जानिब। अब ये पुशिंग या पुलिंग जो फोर्सेस हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकती है। एक कि ये पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकती है। दूसरी ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकती है। फ़र्ज़ करें कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, लेकिन ये पर्सन इसको फोर्स दे रहा है, पीछे की जानिब पुल कर रहा है। इस फोर्स की वजह से इस जानवर की, इस एनिमल की जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है, उसमें चेंज आ गई। और उसके साथ साथ चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फ़र्ज़ करें आप आगे जा रहे हैं और हवा आ गई या फिर कोई ऐसी फोर्स लगी, तो आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए फ़ोर्स का मतलब पोजीशन भी चेंज कर सकती है, फ़ोर्स आपकी स्पीड भी चेंज कर सकती है, फ़ोर्स डायरेक्शन किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकती है। फ़र्ज़ करें कोई चीज़ पड़ी जा रही है आगे आगे की जानिब, जैसे ही हवा आ जाती है तो वो फिर साइड हो जाती है। और इन द सेम वे चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस तरह बोतल का टिन होता है, हम उसको जैसे ही फोर्स देते हैं तो उसकी जो शेप है वो सारी की सारी चेंज हो जाती है। तो मतलब ये सारे जराइम, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये फोर्स कर सकती है। अब यहाँ हम फोर्स की अगर मुख्तलिफ मिसाल देखें पुलिंग और पुशिंग के हिसाब से, तो यहाँ हम इसके हिसाब से फोर्स का पुलिंग का काम हो रहा है और यहाँ हम बाल को आगे की जानिब पुश कर रहे हैं और इसके अंदर हम इसको पुल कर रहे हैं नीचे की जानिब, और इस तरह हम इसको पुल कर रहे हैं अपवर्ड की तरफ, और इस तरह इसको हम जो है वो पुश कर रहे हैं, जो है पुल कर रहे हैं आगे की जानिब। इन द सेम वे इस बटन को हम पुश कर रहे हैं और ऐसे बटन्स को हम पुश बटन भी कहते हैं। अब हम जाते हैं वेट की जानिब, क्योंकि मास के बाद हमने उसका पढ़ी फोर्स और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं वेट। वेट जो है एक पुल ऑफ ग्रेविटी है। अब पुल का मतलब है फोर्स, मतलब वेट जो है एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। और वेट को हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं, इसलिए न्यूटन्स को मेजर करते हैं क्योंकि ये वेट एक किस्म की पुल है और पुल जो है एक किस्म की फोर्स है। तो जो यूनिट फोर्स का वही यूनिट न्यूटन का होगा। वी यूज़ अ स्प्रिंग बैलेंस टू मेजर इट। तो इन द सेम वे हमारे पास जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, जिसमें हम यहाँ कोई चीज़ लटकाते हैं तो फिर वो स्ट्रेच हो जाता है। वो स्ट्रेच इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको ग्रेविटी अपनी तरफ डाउनवर्ड खींचती है, जिसकी वजह से जो स्प्रिंग बैलेंस है वो हमें उस चीज़ का वेट बताता है। जबकि मास को मालूम करने के लिए हम ये जो बैलेंस स्केल हैं ये यूज़ करते हैं। अगर आप वेट देखेंगे हम अपना ज़मीन के ऊपर, तो अगर हमारा वो 560 न्यूटन है, तो वही सेम बंदे का वेट चाँद के ऊपर 90 न्यूटन होगा, यानी कि वो उससे कम हो जाएगा। इसके कम होने की वजह यह है कि क्योंकि ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो चाँद की ग्रेविटी से 6 टाइम ग्रेटर है। इन द सेम अगर हम ऐसे कहें कि ज़मीन चाँद की जो ग्रेविटी है वो ज़मीन से 1/6 टाइम कम है, यानी कि 6 मरतबा कम है। लेकिन आप अगर मार्स पर जाएंगे तो आपका वेट कुछ और हो जाएगा, अगर आप जुपिटर पे जाएंगे तो आपका वेट कुछ और होता जाएगा। वेट जो है आपका पोजीशन टू पोजीशन चेंज होता रहेगा, लेकिन आपका जो मास है वो 56 किलोग्राम। आप जहाँ भी जाएं आपका ये जो वेट है वो हमेशा हमेशा सेम रहेगा। मार्स पे भी जाएं आपका मास 56 किलोग्राम,
चांद पे भी 56 किलोग्राम, ज़मीन पे भी 56 किलोग्राम, जुपिटर पे भी 56 किलोग्राम। मास आपका किसी भी प्लेनेट के ऊपर चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चांद की जो ग्रेविटी है वो कम है तो उसका वेट कम है, ज़मीन की ग्रेविटी ज़्यादा है तो इसका वेट भी ज़्यादा है। इस तरह ज़मीन से जो ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है वो है जुपिटर की, तो जुपिटर के ऊपर जो वेट होगा वो उससे भी ज़्यादा होगा, ज़मीन से भी। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के दरमियान क्या फ़र्क है और ये क्या होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस होती हैं। जैसे आप देखें कि ये फ्रिक्शन फोर्स है। अब फ्रिक्शन फोर्स में आप क्या हैं कि आपका ये स्केटर और ये आपकी ज़मीन आपस में टच कर रही हैं, तभी फ्रिक्शन हो रही है। मतलब ये कि ये एक ऐसी फोर्स है जो तब बनती है जब दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में आएँ, जब दो चीज़ें आपस में टच करें। इस तरह ये देखें, एक पर्सन है जो फ्लाई कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर जिस चीज़ का फोर्स है वो है ग्रेविटी, और ग्रेविटी की फोर्स हमेशा हमेशा डाउनवर्ड होती है, कभी भी किसी और डायरेक्शन में नहीं होती है। अब यहाँ ग्रेविटी इसके साथ टच तो नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद भी इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। यहाँ से हमें यह समझ आया कि यहाँ कुछ ऐसी भी फोर्सेस हैं जो बगैर टच किए लग सकती हैं। ये बंदा फोर्स लगा रहा है इस कार्ड के ऊपर, लेकिन ये पर्सन और ये कार्ड आपस में टच हैं, तभी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। अगर ये एक दूसरे में टच नहीं होंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएंगे। इन द सेम ये जो ड्रैगिंग फोर्स है, ये भी आपके ऊपर बगैर टच किए हुए लग रही है। स्प्रिंग फोर्स के अंदर अगर आपने स्प्रिंग की फोर्स को एक्सपीरियंस करना है, देन यू मस्ट हैव टू टच द स्प्रिंग। अगर आप स्प्रिंग को टच करेंगे तो ही आपको स्प्रिंग फोर्स देगा। मतलब ये कि फोर्स स्प्रिंग तब देगा जब उस स्प्रिंग के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आए, टच में आए। इन द सेम वे मैग्नेट के लिए टच में आना ज़रूरी नहीं है। अगर मैग्नेट की फील्ड में कोई चीज़ पड़ी है, चाहे कितनी भी दूर हो, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा बहुत दूर से, या बहुत दूर से उसको रिपेल करेगा बगैर टच किए। टच से पहले ही, यानी कि उन्होंने टच किया ही नहीं, उससे पहले ही उसने उनको फोर्स लगाई, तो ऐसी फोर्स को हम फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। यहाँ हम देखें टेंशन फोर्स दो इस रोप के अंदर क्रिएट हो रही है, लेकिन टेंशन फोर्स भी तब क्रिएट हो रही है जब इस तरफ से एक शख्स और इस तरफ से एक बंदा इस रोप के साथ टच में आ रहे हैं। जब वो टच में आ रहे हैं तभी जो है वो टेंशन फोर्स बन रही है। इन द सेम वे जो बॉयंट फोर्स है, इसके अंदर हम टच में नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी ये बॉयंट फोर्स जो हमें या फिर हम ऐसे कहें कि इसके साथ एयर जो है वो टच हो रही है। अब जो कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं और दूसरे किस्म की फोर्सेस नॉन कांटेक्ट हैं, मतलब दो किस्म की हमारे पास फोर्सेस होती हैं, एक कांटेक्ट फोर्सेस और दूसरी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो एग्जर्ट होती हैं सिर्फ और सिर्फ तब जब आपके दो ऑब्जेक्ट्स टच कर रहे हों। ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर टचिंग। फर्ज करें कि दिस फीमेल इज टचिंग दिस कार्ड, दैट्स व्हाई दे आर एग्जर्टिंग द फोर्स अपॉन ईच अदर। इसी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने के काबिल हो रहे हैं, तो हम इसको कांटेक्ट फोर्स कर रहे हैं। This person is giving the force on this pen. This can only happen when they will touch each other. जब पेन आपकी इस हैंड को टच करेगी, सिर्फ और सिर्फ तब ही इस पेन के ऊपर फोर्स लग पाएगी। इन द सेम वे these boys are giving or exerting the force on this card. This is happening only due to the touching. This is happening only due to the contact. तो इस किस्म की फोर्स को हम contact force कहते हैं। अब कांटेक्ट फोर्स का अगर हम एक और मिसाल लें, जिस तरह आपके पास ये फ्रिक्शन फोर्स है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आपका सरफ ऑब्जेक्ट है और ये आपका सरफेस है। फ्रिक्शन आपकी तब होगी सरफेस और ऑब्जेक्ट के दरमियान जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टच होंगे। जब आपस में दो ऑब्जेक्ट टच हों फिर फोर्स हो, तो फिर ऐसी किस्म की फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इन द सेम वे टेंशन फोर्स में भी ये है कि एक दिस पर्सन इज पुलिंग दिस वर्ड लेफ्ट साइड एंड दिस वन राइट साइड। अब ये होता है कि ये जो दोनों हैं ये फोर्स लगा रहे हैं इस स्ट्रिंग के ऊपर, लेकिन इस स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स तब लग रही है जब ये बंदा इस स्ट्रिंग के साथ कांटेक्ट में है और ये बंदा भी इस स्ट्रिंग के साथ कांटेक्ट में है। अगर ये कांटेक्ट में ना होंगे तो फोर्स नहीं लगेगी, तो इस किस्म की फोर्स को भी हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब आते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की जानिब। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के अंदर आपकी बॉडी फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगी, लेकिन वो फिज़िकली एक दूसरे के साथ टच नहीं होंगी।
फर्ज करें कि ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को आपस में अट्रैक्ट भी करेगा लेकिन रिपेल भी करेगा, लेकिन एक दूसरे को टच में नहीं है फिर भी फोर्स लगा रहे हैं। अगर बीच में टच इनके पास न भी होगा फिर भी ये फोर्स लगाएंगे। इस तरह जो आप कॉम के नीचे जब मुख्तलिफ छोटी छोटी प्लास्टिक रखते हैं तो वो प्लास्टिक्स कॉम जो है अट्रैक्ट करती है, कॉम अट्रैक्ट करती है लेकिन बगैर टच किए उनको अट्रैक्ट करती है। तो बगैर टचिंग के ये जो फोर्स लगी, ये फोर्स फिर हम उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। लाइक ये देखें, ग्रेविटी जो है अट्रैक्ट कर रही है किसी भी बाल को डाउनवर्ड। अब ग्रेविटी कोई रस्सी तो नहीं लगा रही ना इस बाल के साथ, या ग्रेविटी कोई यहाँ जंजीर तो इसके साथ नहीं लगा रही कि कांटेक्ट में आए। ग्रेविटी बगैर रस्सी लगाए, बगैर कोई सोर्स लगाए, बगैर टच किए उस चीज़ को खींच रही है, उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है, उसको फोर्स लगा रही है बगैर कांटेक्ट किए। तो इस किस्म की फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब यहाँ हम देखें कि ये कॉम्ब है और ये मुख्तलिफ जो हैं रबड़ हैं या प्लास्टिक्स हैं, इनको ये कॉम्ब अट्रैक्ट कर रही है। अब अट्रैक्ट इनको बीच में कौन सी चीज़ करने दे रही है, जबकि इनके बीच में कोई रस्सी भी नहीं लगी हुई, लेकिन फिर भी ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं कागज़ के, ये जाके उड़ के इस कंघी के साथ, इस कॉम्ब के साथ जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये बगैर टच के अट्रैक्ट हो गए, बगैर टच के इनके ऊपर फोर्स हो गई, इसलिए हम इसको भी नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। इन द सेम वे दिस बैलून इज अट्रैक्टिंग दीज हेयर। इन हेयर को, इन बालों को जो है ये बैलून अट्रैक्ट कर रहा है, बैलून बगैर टच किए, यानी कि जब टच नहीं हो रहे थे तब भी इनको अट्रैक्ट कर रहा था। तो इट मीन्स ये भी फोर्स नॉन कांटेक्ट हो गई। अब ये जो एप्पल है, जिस तरह न्यूटन ने कहा था कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरी, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गए, जबकि नीचे की तरफ भी उसको कोई रस्सी नहीं लगा रही ग्रेविटी, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है। तो नीचे की तरफ एक फोर्स है जो ग्रेविटी है, जो बगैर टच किए उसको फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ गिरेगी तो वो डाउनवर्ड ज़मीन की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। अब यहाँ हमें ये मालूम हुआ कि फोर्सेस दो किस्म की हैं। एक फोर्सेस हैं आपकी कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और दूसरी जो फोर्सेस हैं वो हैं आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब फोर्सेस हो गई दो अकसाम की। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स भी तब होगी जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टच होंगे तो। इसी तरह जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस भी तब होती है जब एक चीज़ नीचे गिर रही हो और उसको एयर जो है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ इसको फोर्स दे रही हो, रुकावट दे रही हो। तो एयर भी आपको फोर्स या रेजिस्टेंस तब देगी जब आपके साथ एयर लगेगी। मिसाल ये लें कि जब कोई तूफ़ान या आंधी आती है और आप बाइक पे या गाड़ी पे या पैदल होते हैं, तो आपको हवा जो है वो पीछे की तरफ धकेलती है। आप हवा को देख तो नहीं पाते लेकिन हवा आपको टच करती है। आप देखते नहीं हैं लेकिन आपको वो टच करती है, बिकॉज इट इज़ गैस, लेकिन वो मैटर तो है ना। इसी वजह से वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है। हवा भी आपके पास फोर्स तब लगाएगी जब वो आपके साथ कांटेक्ट में आएगी। जब हवा नहीं होती तो फिर आपको रेजिस्टेंस भी नहीं होती। इसी तरह जो अप्लाइड जी फोर्स है या अप्लाइड फोर्स है, जो इस ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगाते हैं, ये जो आपने इसको फोर्स लगाई, अप्लाइड फोर्स या फोर्स कैसे लगाएंगे, जब आप उसको टच करेंगे तो ही फोर्स लगेगी ना। इस वजह से अप्लाइड फोर्स भी आपकी कांटेक्ट फोर्स है। इन द सेम वे टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर होता है या जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स होती है, वो भी आपकी टच की वजह से होती है। रस्सी के अंदर आप टेंशन की फोर्स प्रोड्यूस करें लेकिन रस्सी को आप टच ही ना करें, रस्सी के अंदर कोई चीज़ लगे ही ना, तो ऐसे बिल्कुल भी टेंशन की फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी। टेंशन की फोर्स तब प्रोड्यूस होगी जब वो आपस में कांटेक्ट में आए। इन द सेम वे अपथ्रस्ट फोर्स जो है, अपथ्रस्ट फोर्स क्या करती है, आपको अपवर्ड की जानिब मुख्तलिफ फोर्स देती है, जिसकी वजह से आप को ऊपर जाने में हम को रुकावट होती है। इन द सेम वे जो थ्रस्ट है, वो ग्रेविटी के अपोजिट में जाने के लिए जो हीट लगानी पड़ती है रॉकेट को। अब रॉकेट जब ऊपर उड़ता है तो उसको नीचे की जानिब फायर जो है होती है। अब फायर इस वजह से है क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन ग्रेविटी उसको खींच रही है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा थ्रस्ट जो है कांटेक्ट में कर रहा है ताकि उस थ्रस्ट की मदद से वो ग्रेविटी से निकल कर ऊपर की जानिब जाए। इन द सेम वे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है बगैर टच किए, इसलिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा बगैर टच किए,
इसलिए ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे हमने कॉम की मिसाल में देखा कि एक कॉम दूसरे कॉम को या कंघी या प्लास्टिक्स को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा बगैर टच किए, तो इसलिए इसका नाम भी नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाता है। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस वर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में अगर हम देखें तो फ्रिक्शन फोर्स जो है आपकी तब प्रोड्यूस होती है जब एक जिस्म दूसरे जिस्म के साथ कांटेक्ट में आता है, इसलिए एक हो गई ये कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ये है कि आपने बाल को ऊपर की जानिब तो फेंका, लेकिन वो बाल नीचे इसलिए आया क्योंकि उसको ग्रेविटी ने अट्रैक्ट किया। अब ग्रेविटी बज़ाहिर कोई रस्सी तो नहीं लगा रही, और नहीं हमें रस्सी वो दिख रही है। ग्रेविटी बगैर टच किए बगैर कांटेक्ट किए उस बाल को अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कर रहे हैं। इन द सेम वे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर हमारी ये जो चीज़ें हैं एक दूसरे को चार्जेस अट्रैक्ट कर रही हैं, चार्जेस अट्रैक्ट कर रही हैं बगैर आपस में कांटेक्ट के, बगैर आपस में टच के, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गई। इन द सेम वे जो टेंशन फोर्स है तब प्रोड्यूस होगी जब आपस में इनका कांटेक्ट होगा, तो ये कांटेक्ट फोर्स कहलाई जाएगी। अब हम जा रहे हैं बैलेंस फोर्स की जानिब के बैलेंस फोर्सेस किस तरह और कैसे होती हैं। फ़र्ज़ करें कि इस तरह से आपके पास एक विंड मशीन है जो बहुत ज़्यादा हवा दे रही है, और दूसरी तरफ ये विंड मशीन है। दोनों विंड मशीनों की जो हवा है वो आपस में बराबर है। बराबर होने की वजह से इस बंदे के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो बराबर आएगी दोनों तरफ, तो ये आपस में बीच में ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। तो ये फोर्सेस आपस में बैलेंस हैं। बैलेंस इसलिए हैं क्योंकि अगर ये जो फ़ैन है 10 न्यूटन लगा रहा है, तो ये फोर्स ये भी 10 न्यूटन लगा रहा है, और 10 न्यूटन फोर्स को आपस में कैंसिल करके इसको बैलेंस कर रही है। और इस नतीजे में ये जो स्केटर है ना आगे की जानब मूव करेगा ना पीछे की जाने मूव करेगा, बल्कि एक ही जगह खड़ा रहेगा। इन द सेम वे अनबैलेंस फोर्स को हम पढ़ते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास अब दो फ़ैन नहीं है, एक फ़ैन है, और उस एक फ़ैन की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा है। अब बताएं कि इसकी जो फोर्स का जो रिज़ल्टेंट है वो कहाँ जाएगा। ये फोर्स इस बंदे को इस तरफ धकेल देगी, और इस तरफ धकेलने की वजह से हम कहेंगे कि ये फोर्स अनबैलेंस हो गई, क्योंकि ये उसके साथ बैलेंस नहीं हो पाया। अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से आपकी स्पीड में भी चेंज आती है और डायरेक्शन में भी चेंज आती है। फ़र्ज़ करें ये अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इसकी फ़ोर्स ज़्यादा लगी तो इसका डायरेक्शन पीछे की जानिब हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, जब आगे से हवा आएगी तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से आपकी स्पीड में भी तब्दीली आती है और आपके डायरेक्शन में भी तब्दीली आती है। अगर हम फोर्सेस को कैलकुलेट करें तो आपके पास इस टाइम जो है यहाँ से हम 25 न्यूटन लगा रहा है ये बंदा, और ये बंदा 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो फोर्सेस ये अनबैलेंस हो गई, और अनबैलेंस होने की फोर्सेस होने की वजह से इस बेचारे के ऊपर ज़्यादा बोझ है। अब यहाँ हम देखें कि 10 न्यूटन फोर्स है और यहाँ 12 न्यूटन फोर्स, ये दोनों मिलकर लगा रहे हैं। यहाँ भी ये जो बंदे हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगी, वो जाना इस तरफ जा रहे हैं लेफ़्ट साइड, लेकिन इनका डायरेक्शन राइट साइड हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड वाली जो फोर्स है वो अभी ज़्यादा हो गई है। तो ये हो जाएगी अनबैलेंस ऑफ द फोर्स। अब फोर्सेस के मुख्तलिफ पेयर्स हैं, आप इनमें से बताएं कि कौन सा पेयर जो है वो बैलेंस है और कौन सा अनबैलेंस है। इसमें बराबर हैं तो ये बैलेंस्ड है, इसमें बराबर दोनों नहीं हैं तो ये अनबैलेंस है, ये भी अनबैलेंस है और ये भी अनबैलेंस ही होगा। अगर इमेजिन करें कि एक कार है जो ट्रेवल कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ कांस्टेंट। इंजन जो है वो प्रोवाइड करिए सफिशेंट फोर्स, और जो उसके सामने फोर्सेस लग रही हैं वो 500 न्यूटन की वो फोर्स लगा रही है आगे की जानिब, और पीछे की जानिब जो फोर्सेस लग रही हैं इसको, यानी कि इतनी ज़्यादा हवा है जो उसको पीछे की जानिब 500 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। तो अब बताएं आप 500 फोर्स कार आगे की जानिब लगाने की पूरी कोशिश कर रही है और 500 फोर्स हवा पीछे की जानिब लगा रही है, तो क्या ये कार मूव कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी ये अनबैलेंस हो गई हैं, क्योंकि ये अभी बैलेंस हो गई हैं, इसी वजह से ये सेम रहेगा। अब नेट जो रिजल्टेंट फोर्स है
वो हम इस तरह से निकालते हैं कि जो अपोजिट है उसमें से दोनों को अब निगेटिव करते हैं, जो हमें रिजल्टेंट मिलता है हम उसको कहते हैं वो नेट फोर्स है। फ़र्ज़ करें ये 400 न्यूटन जो है इसको लेफ़्ट साइड फोर्स है और 500 न्यूटन इसको राइट साइड फोर्स है। अब हम 500 में से अगर 400 माइनस करें तो हमें 100 न्यूटन फोर्स मिलती है। अब 100 न्यूटन फोर्स हमें आगे की जानिब धकेलेगी क्योंकि 100 न्यूटन फोर्स आगे वाली ज़्यादा है। इन द सेम वे बैलेंस एंड फोर्सेस की अगर हम समरी अब पढ़ें कि ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी होगा तो इट विल रिमेन स्टेशनरी। अगर बैलेंस फोर्सेस होंगी, अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर फोर्सेस बैलेंस होंगी और ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव। बैलेंस है तो वो मूव कर रहा है तो कंटिन्यू टू मूव, ना वो उसको कोई चीज़ रोकेगी। जिस तरह ये कार था, ये कार थी, ये कांस्टेंट मूव कर रही है। जिस तरह आगे की जानिब जितना जाएगी उतना ही वो पीछे की जानिब जाएगी बगैर किसी मतलब रुकावट के। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू टू डू व्हाट इट इज़ ऑलरेडी डूइंग विदाउट एनी चेंज, बगैर किसी चेंज के वो ऑब्जेक्ट करता रहेगा जो वो कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अभी बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। इफ़ द फोर्सेज आर अनबैलेंस टू थिंग्स कैन हैपन। अगर आपकी फोर्सेज अनबैलेंस हो जाएंगी, एक तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, दूसरी ये कि जब स्पीड में तब्दीली आती है या वेलोसिटी में तब्दीली आ जाती है तो फिर हम उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। और दूसरा ये कि स्पीड में तब्दीली आएगी या उसके डायरेक्शन में तब्दीली आएगी। अगर इनमें से किसी एक में भी तब्दीली आएगी तो एक्सीलरेशन वहाँ प्रोड्यूस हो जाती है। अब यहाँ अगर एक और मिसाल लें कि नेट फोर्स सेटेलाइट की 5 न्यूटन फोर्स इधर से और 5 न्यूटन फोर्स इधर से लग रही है, 20 न्यूटन फोर्स यहाँ लग रही है। रिजल्टेंट बताएं कि ये जो सेटेलाइट है नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। अब ये 10 हैं और ये 20 हैं। टोटल जो नेट फोर्स आई हमें पास वो 10 न्यूटन डाउन आई, क्योंकि डाउन वाली जो फोर्स है वो ज़्यादा है, इसलिए जो सेटेलाइट है वो 10 न्यूटन डाउन की तरफ एक्सेलरेट करेगी। इन द सेम ये जो बर्ड है वो फ्लाई कर रहा है इन ईच डायरेक्शन, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी, हॉरिजेंटल और इक्वल इन साइज, क्योंकि आप देखें 5 न्यूटन आगे की जानिब फोर्स है इसकी, 5 न्यूटन पीछे की जानिब है, मतलब ये हॉरिजेंटल इसकी बराबर है। अब हमने देखना है कि नेट फोर्स क्या है। 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 0, मतलब ये कि हॉरिजेंटल के हिसाब से इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि ये बैलेंस है दोनों। वर्टिकल फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड, वो इसलिए बैलेंस नहीं है, इसलिए जो फोर्स है ये जो बर्ड है वो डाउनवर्ड करेगा, क्योंकि अब इस बर्ड को 5 न्यूटन फोर्स तो डाउनवर्ड की तरफ लग रही है लेकिन इसको ऊपर की जानिब कोई भी फोर्स नहीं लग रही, न ये कोई फोर्स ऊपर की जानिब दे रही है। जब ये ऊपर की जानिब कोई फोर्स नहीं लग रही तो नीचे वाली फोर्स डोमिनेट हो जाएगी, ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये बर्ड नीचे की तरफ आता जाएगा। इन द सेम वे अगर ये बोट है, हम इसकी वर्टिकल फोर्सेस देखें तो वर्टिकल फोर्स इसकी 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, मतलब ये है कि वर्टिकल जो इसकी फोर्स है वो बैलेंस है, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, बराबर रहेगा। अगर हॉरिजेंटल फोर्स के हिसाब से देखें, ये जो लेफ़्ट साइड है ये 30 न्यूटन है और राइट साइड 10 न्यूटन और 20 न्यूटन, 30 न्यूटन हो जाता है। अब 30 में से 13 हो जाएगा तो 17 न्यूटन आगे की जानिब यानी कि राइट की जानिब इसकी 4 बचती है, तो ये आगे की जानिब 17 न्यूटन चलता जाएगा। सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू।